हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम यूनिट फर्स्ट बेसिक फ़िज़िक्स के बाद में क्लास 11th में चालू कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें क्या होता है देखोगे। यूनिट एंड डायमेंशन चालू कर रहे हैं और ये आपके पास यूनिट फर्स्ट रहती है फ़िज़िक्स में। इसमें दो बात पढ़ेंगे, पहले फिज़िकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, दो प्रकार की क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होती है दोनों क्वांटिटी। एक आप ले लीजिए ट्रेन का एग्जांपल और एक ले लीजिए टेम्परेचर का एग्जांपल। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया। तो ट्रेन का तो कोई मीन नहीं निकलता है आपके पास। जो आपके पास टेम्परेचर होता है इसे हम मेज़र कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर का। जैसे 27 डिग्री, 29 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे मेज़र कर सकते हैं। परंतु ट्रेन का कोई भी मेज़रमेंट नहीं कर सकते। इस जब ट्रेन को समझाएंगे तो इसमें कितने नंबर बैठे हैं, कितने नंबर ट्रैवल कर रहे हैं वो हम बता सकते हैं। ठीक है, उनका कितना टेम्परेचर है ये हम बता सकते हैं। तो ये टेम्परेचर है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे 37, 39 और 40 डिग्री। तो आपके पास जो टेम्परेचर का मेज़रमेंट कर सकते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसका हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते वो आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। हम लैंग्वेज लिख लेते हैं क्या होती है इनकी। पहले फिजिकल क्वांटिटी की लैंग्वेज लिखते हैं। क्वांटिटी, quantity that can be measured to quantity that can be measured to something, that quantity, that which quantity लिख दीजिए। quantity that can be measured to something which quantity is called physical quantity, quantity that can be measured to something which quantity is called फिजिकल क्वांटिटी, जो आपके मेज़रमेंट के काम आती है। मेजर्ड, जो आपके मेज़रमेंट के काम आती है, जो क्वांटिटी आपके मेज़रमेंट के काम आती है वो क्वांटिटी आपको क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें अपन, एक एग्जाम्पल देखें तो आपके पास टेम्परेचर, लेंथ जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं लेंथ। ठीक है, मास जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, ये क्वांटिटी ईटीसी लगा देता हूँ। ये क्वांटिटी आपके पास क्या होगा? जिनका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं वो आपके पास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होंगी। अब जो ट्रेन है, बिल्डिंग है, रूम है, जिसका हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते वो आपके पास क्या होगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की एक बार फिर से लैंग्वेज लिख देते हैं।
लिख लेते हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी की क्या लैंग्वेज होगी आपके पास? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। क्वांटिटी that cannot be measured to something कोई वह क्वांटिटी जो मेजरमेंट के किसी भी तरीके के मेजरमेंट के काम नहीं आती है। क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड to something which quantity is called non-physical quantity। physical quantity। ठीक है। क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजर्ड टू समथिंग विच क्वांटिटी इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसका, रूम लिख सकते हो, बिल्डिंग लिख सकते हो, रूम लिख सकते हो, बिल्डिंग लिख सकते हो, जयपुर लिख सकते हो। क्या जयपुर का, क्या मुझे समझ में नहीं आया, क्या है जयपुर का? सीकर लिख सकते हो, कोटा लिख सकते हो। क्या कोटा का? मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो कोटा का? इसलिए जिसको हम समझ नहीं सकते क्या पूछ रहे हैं, कोटा का, क्या कोटा का, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपकी होगी। ठीक है, ईटीसी लगा दो आगे। ठीक है, ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में चलते हैं आगे। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसके बाद में टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई टाइप नहीं होगा, उसको वहीं छोड़ दीजिए। अब फिजिकल क्वांटिटी पे आगे बढ़ते हैं, जिसके टाइप होते हैं, तीन टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तीनों को लिखता हूँ, उनका डिस्क्राइब करता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लिख लीजिए। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है तो काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं, फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा टाइप होता है आपके पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा होता है आपके पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, 3 क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सप्लीमेंट्री, डेराइव्ड और फंडामेंटल अपन ने 3 क्वांटिटी पढ़ी है। ये आपके पास 3 क्वांटिटी हो गई। एक एक का डिस्क्रिप्शन लेते हैं। फंडामेंटल का पढ़ते हैं पहले, फिर डेराइव्ड का, फिर सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे बढ़ते हैं। इसकी लैंग्वेज लिखोगे। इसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते कैसे हैं? वे क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो खुद ही स्वयं ही बनती हैं, और स्वयं बनती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, वो 7 होती है, 7 होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खुद का ही होता है, वो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। और ये 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है? 7 जो खुद ही बनी हुई होती हैं, वो किसी अन्य क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। वो आप देखोगे। तो पहले लैंग्वेज लिख देता हूं मैं। क्वांटिटी which does not depend any other physical quantity for its measurement, its measurement। ठीक है, क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए वो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उनका एग्जिस्टेंस स्वयं होता है। वो 7 होती है। कौन कौन सी होती है वो मैं बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक सारणी बना लीजिए। और एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट अपने जो रुपए की, जो अपने पैसे की करेंसी है, करेंसी अपने रुपए चलती है, अमेरिका में डॉलर चलती है। तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग ये चीज़ें हैं। तो जो स्टैंडर्ड होगी उसे हम एसआई यूनिट बोलेंगे। जो स्टैंडर्ड होगी, सब पे लागू होगी, वो एसआई यूनिट होती है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो एसआई यूनिट जो सब पे लागू होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट सब पे लागू होगी। कोई सा भी सिस्टम हो आपके पास, सिस्टम भी पढ़ेंगे कितने सिस्टम में अपन फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, परंतु ये एसआई यूनिट हो गया जो सब पे लागू होगा, स्टैंडर्ड है, ये सब पे लागू होगा। जैसा अमेरिका में डॉलर होता है करेंसी, इंडिया में करेंसी क्या होती है? रुपए होती है। तो जो ये करेंसी अलग अलग होती है, सब देशों की करेंसी अलग अलग होती है, परंतु स्टैंडर्ड होती होगी, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट जो सब पे लागू होगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी मैं लिखूंगा उसकी एसआई यूनिट सब पे लागू होगी, उसे हम कहते हैं एसआई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट। और तीसरा है आपके पास नोटेशन या सैंपल। नोटेशन लिख दीजिए। नोटेशंस, ठीक है। आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट और नोटेशन हम देखेंगे। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, कौन सी? टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर हो गया और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन हो गई, और इसको नोटेशन के देंगे। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या हो गई? मास हो गई। इसको जो इसका किलोग्राम, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम हो गई।
इसको केजी से लिखेंगे, ठीक है। नोटेशन। तीसरी यूनिट आपके पास क्या हो गई, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ, लेंथ हो गया। तो लेंथ को क्या लिखेंगे, मीटर, और एम से इसका नोटेशन देंगे, ठीक है। मैं अब इस तरफ लिख रहा हूँ। आपके पास चौथा नंबर है, चौथा नंबर है टाइम, जो आपके पास यूनिट है, क्वांटिटी जो टाइम है वो है, जो उसका ऐसा यूनिट होगा टाइम का सेकंड, और नोटेशन क्या होगा, SEC भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, और पांचवा अपन लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और AMP इससे डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और छठा आपके पास होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका जो मोल होगा ऐसा यूनिट, और MOL इसकी जो आपके पास नोटेशन है वो होगा। अब सातवां लिखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम ये 6 यूनिट पढ़ रहे थे, तो देखते हो ये अपने थोड़ी मीनिंग गलत लिख दी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये मीनिंग होगी आपके पास, ठीक। अब आप सातवां पढ़ते हैं, क्या होगा, सातवां है, इम्पोर्टेंट भी है पर इसका कहीं यूज़ नहीं होता है, परंतु इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। और आपके पास इसकी जो SI यूनिट है कैंडेला, कैंडेला इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। और CD से इसे नोटेशन में देखते हैं क्या होती है लुमिनस इंटेंसिटी, वो समझोगे। जो आपके पास सूरज की लाइट होती है या फिर आपके पास बल्ब की लाइट होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसको किससे मापते हैं, इन लुमिनस इंटेंसिटी से नापते हैं, उसे जिसे कैंडेला कहते हैं, ठीक है। एक बार लिख दीजिए, लुमिनस इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। क्या होगी, लुमिनस इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की ब्राइटनेस। जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे लाइट कम ज़्यादा करने के लिए हम करते हैं कम ज़्यादा, तो कम कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो उसको हम किससे मेज़र करते हैं, कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा हुई, उसको हम लुमिनस इंटेंसिटी से मेज़र करते हैं, मतलब तीव्रता, लुमिनस तीव्रता, ठीक है, उससे मेज़र करते हैं, ठीक है।
ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास हो गई है। मैं एक बार फिर से एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्या होती है सातों एक साथ। एक साथ डायग्राम में समझा देता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, एक तो हो गया आपके पास टाइम, एक हो गया मास, ठीक है। एक टाइम हो गया, एक मास हो गया, एक टेम्परेचर हो गया। मास, टाइम, टेम्परेचर, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ हो गया, यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, यहाँ लिख देता हूँ आपके पास क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक होगी लुमिनस इंटेंसिटी, यहाँ लिख देता हूँ लुमिनस इंटेंसिटी। ये आपके पास 7 हो गई, एक टाइम हो गया, एक मास हो गया, एक टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और सब्सटेंस। इसको नाम 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, इसको 5 दे दीजिए, इसको 6 दे दीजिए। ये आपके पास 7 हो गई, इसको 7 दे दीजिए। ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। कौन कौन सी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो मैं लिख देता हूँ। आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। पहला है आपके पास प्लेन एंगल, दूसरा है आपके पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। दो आपके पास क्वांटिटी होती है, एक तो होता है प्लेन एंगल जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा, ओम के नियम 10th क्लास में पढ़ा था, उस ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है इसका। इसका क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। इसका होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन। अगर इसका नोटेशन देखें क्या होगा, आर ए डी रेडियन, स्टेरेडियन का देखें तो एस आर या एस एस टी आर ए डी। तो इस तरीके से नोटेशन आपके पास होते हैं। इनको हम डेप्थ में समझेंगे, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। जो आपके पास प्लेन एंगल है ये तो आप कहीं भी 10th क्लास में भी पढ़ लोगे, कहीं भी पढ़ लोगे, 10th में पढ़ लोगे, 11th में पढ़ लोगे, कहीं भी पढ़ लोगे। परंतु ये पर्टिकुलर टॉपिक है, IIT जी में रहता है, कभी कभार इसमें पूछा भी जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। ये 12th क्लास में होता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। कहाँ होता है 12th क्लास में, वो भी बता देता हूँ। जो आपके फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास की, उसमें होता है जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गाउस का नियम, लॉ ऑफ गाउस, उसमें होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके अंतर्गत इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं, इसके अंतर्गत इसके एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसके एप्लीकेशन में 12th क्लास में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का
डिस्क्रिप्शन लेते हैं। सबसे पहले प्लेन एंगल, जैसे आपके दो मार्कर हैं, मार्कर लेता हूँ मैं दो, ये आपके पास मार्कर हैं, तो ये मैंने मार्कर है तो एक ये तो प्लेन बना लिया है मैंने, और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी मैं इसको स्थिर रख दूँ तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, इन दोनों के बीच का कोण होगा वो आपके पास प्लेन एंगल होगा। कैसे होगा एक बार देखोगे, जैसे ये आपके पास, इसको मैं घुमा रहा हूँ किसी भी तरीके से, इसको घुमा रहा हूँ, परंतु मैंने इसको स्थिर रख दिया तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, थीटा, यानी प्लेन एंगल होगा, ठीक है, प्लेन एंगल होगा। अगर इसको मैं सेंटर मानूं तो सेंटर मानकर यहाँ पर मैं कुछ दोनों बिंदु को मिलाऊं तो ये आपके पास क्या होगी, आर्क होगी, ठीक है। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, आर्क हो गई, एंगल ये हो ही गया, और रेडियस क्या हो गई, ये आपके पास रेडियस हो गई। ये बनाता हूं मैं रेडियस, ये आपके पास रेडियस आर हो गई, ठीक है। अब इसको कंप्लीटली बना दिया जाए ऐसे, इसको कंप्लीटली कवर कर दिया जाए, इसको कंप्लीटली कवर कर दिया जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये एक सर्किल बन गया और इसका सेंटर हो जाएगा। जैसे मैं इसको कंप्लीटली कवर करूं तो पहले लिख देता हूं आर्क, लेंथ एल लिख देता हूं आर्क को, और एंगल को तो थीटा लिखता हूं, आर्क को लेंथ एल लिख देता हूं, रेडियस को आर लिख देता हूं। तो जो आपके पास आर्क आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एल बराबर आर थीटा, ये आपके पास आर्क आ जाएगी। अब मैं इसको कंप्लीटली, एक बार तो मैं थीटा तक ही बनाया हूं आर्क, ये आर्क बनाया हूं जो थीटा तक, एंगल तक ही बनाया हूं। अगर मैं इसको कंप्लीटली बनाऊं, इसको ऐसे कंप्लीटली बनाऊं, ऐसे करके कंप्लीटली बनाऊं, पूरा एंगल बनाऊं, पूरा चक्कर घूमूं मैं यहाँ पर, तो कितना एंगल कवर करूंगा मैं, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पाई को क्या लिख रहा हूँ, 180, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। मैं पूरा एंगल कितना कवर करूंगा, अगर मैं रेडियन में बात करूं तो 2 पाई, डिग्री में बात करूं तो 360 डिग्री में कवर करूंगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा एंगल चलाऊं, जैसे मुझे चलना ही नहीं है, इतना ही चलना है, इतना ही चलना है, मान लीजिए ये π/4 है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर π/4 चला तो कितना चला, 45 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट किया तो 45। अगर मैं π/3 चला तो यानी 180/3, 180/3 यानी 60 डिग्री। यहाँ पर मैं कितना चला, 60 डिग्री एंगल चला। अगर मैं π/3 चलना चाहूँ तो 60 डिग्री चला, π/4 चलना चाहूँ तो 45 चला। पाई की जगह आप 180 पुटअप कर दोगे तो 180/4 45 हो जाएगा, तो 45 चला, और पाई की जगह 180 पुटअप कर दोगे तो 3 का भाग लगाओगे तो 60 आपके पास एंगल चला। परंतु मुझे इसको पूरा कवर करना है, पूरा एक घेरा कवर करना है या सर्किल कवर करना है, तो मुझे 2 पाई एंगल चलना पड़ेगा। तो 2 पाई चला तो 360 डिग्री चलूंगा मैं पूरा। तो अगर रेडियन में बात कर रहा हूँ, इस रेडियन में बात कर रहा हूँ, तो मुझे 2 पाई चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पाई मैं चलता हूँ, एंगल की जगह मैं 2 पाई लिखता हूँ, इस एंगल की जगह, यहाँ एंगल की जगह 2 पाई लिखता हूँ। तो L बराबर 2 पाई आर, ये आपके पास क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। कंप्लीटली इस सर्किल की ये आर्क हो जाएगी। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीटली इस सर्किल की ये आर्क हो जाएगी। कंप्लीटली इस सर्किल की क्या हो जाएगी, ये आर्क हो जाएगी। आर्क मतलब इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, और सर्किल का सरकमफ्रेंस 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, 2 पाई आर होता है। इसको कंप्लीटली चला इसलिए 2 पाई आर आया सरकमफ्रेंस, ठीक है। आज जाके पता चला है कि हमें ये सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर फॉर्मूला आता कैसे है। पूरा कंप्लीटली चलाऊं जब आपके पास 2 पाई आर आएगा। अब अगला कौन, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना। अपन ने प्लेन एंगल पढ़ा,
प्लेन एंगल जिसका रेडियन एसआई यूनिट था, नोटेशन आरएडी था। ठीक है, ये अपन ने प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा। अब सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बात और पढ़ते हैं इसमें, ये 2D एंगल है, क्योंकि आपने जो सर्किल बनाया है, ये सर्किल बनाया है, ये 2D है। तो आपके पास जो प्लेन एंगल हमेशा होगा 2D होगा। कहीं नोट लगा के लिख दीजिए कि जो प्लेन एंगल इज ए 2D एंगल, यानी जो थीटा इज 2D एंगल। आपके पास 2D एंगल होगा, 2 डायमेंशनल होगा। कैसे होगा वो एक बार फिर से समझाएंगे, अभी समझा देते हैं। चलो 2D एंगल कैसे होगा वो अभी समझा देते हैं। ये 2D एंगल कैसे होगा समझा देते हैं अभी। ठीक है, 2D एंगल को समझा देते हैं कैसे होगा। जैसे मैं चला, एक रास्ते पे चला, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, तो मैं कोई P पॉइंट से चला, Q तक चला, Q पॉइंट तक चला, P पॉइंट से Q पॉइंट तक चला, यानी 1 मीटर चला, यानी ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। 1 मीटर चला यानी इसकी ये लेंथ हो गई। PQ से चला 1 मीटर, इसको एक ही डायरेक्शन में चला, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1D। ठीक है, 1D आ गया, और लेंथ है तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो अब डेराइव्ड क्वांटिटी की बात की जाए, थोड़ी सी कर ली जाए यहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटी की बात। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी कि वो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो आपके पास डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो मैं चला देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी भी बता देंगे, P से चला Q तक, और 2D भी बता देंगे क्या होगा। P से चला Q तक, फिर Q से चला P प्राइम तक, फिर P प्राइम से चला Q प्राइम तक, और Q प्राइम से वापस मैं P पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं चला। तो 1 मीटर में इधर चला, तो ये लेंथ आपके पास यूज हो गई। 1 मीटर और ऊपर चला, मतलब दूसरी डायरेक्शन में और चल दिया मैं, 1 मीटर ये लेंथ यूज हो गई। ठीक है, और फिर ये लेंथ फिर इसके अलोंग हो गई, क्योंकि अगर आप x बनाओगे, ये y बनाओगे, तो ये वापस x एक्सिस के अलोंग हो गई। ये x एक्सिस हो गई मान लीजिए, और ये आपके पास y एक्सिस हो गई मान लीजिए, तो ये वापस x एक्सिस के अलोंग हो गई। ये वापस P प्राइम और Q किसके अलोंग हो गई, y एक्सिस के अलोंग हो गई। P Q प्राइम और P प्राइम Q एक दूसरे के बराबर हो गई, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग, ये भी y एक्सिस के अलोंग हो गई। ठीक है, ये लेंथ में चला और ये लेंथ चला, तो दो प्रकार लेंथ चला। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, क्योंकि लेंथ बराबर है तो स्क्वायर आ गया। तो ये लेंथ का स्क्वायर आ गया। इसका एरिया की बात करें तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास एरिया हो गया। और इसका जो ये बनी है क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री जो आपके पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको 2 बार यूज लिया गया है। तो मतलब ये डिपेंड करने लगी, तो ये किस पे डिपेंड करने लगी, लेंथ है ये अकेली है तो फंडामेंटल, दूसरी लेंथ पर डिपेंड करने लगी, तो दूसरी लेंथ को यहाँ पर यूज लिया हूँ मैं, तो दूसरी लेंथ पे ये डिपेंड करने लगी, तो ये होगी डेराइव्ड क्वांटिटी। और डेराइव्ड क्वांटिटी होगी 2D, और ये लेंथ का स्क्वायर हो गया। और मैं 2 डायरेक्शन में चला, 1, ये आपके पास 2, तो ये आपके पास 2D हो गई। 2 डायरेक्शन में चला, और ये आपके पास एरिया डेराइव्ड क्वांटिटी हो चुकी है। ठीक है, अब 1D और 2D का कंसेप्ट समझ में आ गया। और तीसरी Z डायरेक्शन में चले, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ, ऐसा समझे कि ये आपके पास 1D है, ये आपके पास 2D है, और ये आपके पास 3D है। किसी इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पर, तो 1D, ये आपका मार्कर 1D, ये 2D और ये 3D। इस पॉइंट पे कर इस जो मार्कर है, रेड वाला मार्कर है, इसके टॉप पर बात करें तो ये आपके पास 3D हो गया। क्यों हो गया 3D, ये 1D, ये 2D, और ये आगे की तरफ हम 3D चले। तो 3 डायरेक्शन में इस प्रकार चलते हैं, 3 डायमेंशनल में। ठीक है, अब सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दूसरा एंगल है आपके पास सॉलिड एंगल, उसकी बात करते हैं। सॉलिड एंगल, इसकी बात करते हैं। इसमें लिखोगे ये हमेशा 3D एंगल होता है। ये हमेशा क्या होता है, 3D एंगल।
ये हमेशा 3D एंगल होता है। 3D जो आपकी शेप होती है कौन कौन सी होती है? सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप। स्पेयर वाली शेप होती है स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप। और कौन सी होती है? कोण वाली शेप, ETC। ये जितनी भी शेप होती है आपके पास, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप और कोण शेप, ये आपके पास कितनी कौन सी शेप होती है? 3D एंगल वाली शेप होती है, यानी 3D शेप होती है। ठीक है, इसमें हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। कैसे करते हैं वो देखोगे। अपन एक स्पेरिकल सेल की बात करते हैं, स्पेरिकल शेप की बात करते हैं। तो कैसे करते हैं स्पेरिकल की बात? ये आपके पास सर्किल है, तो इसमें यहाँ सेंटर पर ये एंगल बनेगा, सेंटर पर ये एंगल बनेगा। कैसा बनेगा? यही ये सेंटर पर आपके पास एंगल बना है। ये ओमेगा, जो इसका जो चिन्ह होगा ओमेगा, ये बनेगा। ठीक है, सेंटर पर एंगल बनेगा। और ये जब दो लाइन जाएगी इस यहां पर, ये एरिया क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? एरिया क्रिएट करेगा, एरिया क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको एक कागज से समझते हैं। ये आपके पास कागज है और इसको यहां, इसको मोड़कर यहां समझिए, ये इसको इसके ऊपर रखिए। तो इसके ऊपर रखा तो ये ओमेगा कहाँ बनेगा? इसके यहाँ पर बनेगा। ये 3D में बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसके अंदर। यहाँ देखोगे तो इसके सबसे निचले हिस्से में यहाँ पर एंगल बनेगा ओमेगा, यहाँ नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पर ओमेगा एंगल। ठीक है, अगर इसको यहाँ रखोगे तो एकदम अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर जो ओमेगा एंगल बना है नीचे की सरफेस पे बना है यहाँ पर एंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3D एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3D एंगल हो जाएगा जो एरिया क्रिएट करेगा। जो 3D एंगल होता है वो एरिया क्रिएट करता है। 2D एंगल क्या होता है? क्या क्रिएट करता है? आर्क क्रिएट करता है या सर्कमफ्रेंस क्रिएट करता है। तो ये आपके पास क्या क्रिएट करेगा? एरिया क्रिएट करेगा। उस फॉर्मूले से हम कंपेयर करवाते हैं। कौन से? एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करवाते हैं। तो आपके पास जो आर्क होगी वो क्या होगी? आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। ये आपके पास आर्क होगी। तो आर्क बराबर एंगल थीटा और रेडियस आर ली थी अपन ने। ठीक है, आर्क को एल लिखा था। ठीक है, तो एरिया को क्या लिखेंगे? एरिया को एस लिख देते हैं और एंगल की जगह 3D एंगल ओमेगा, और रेडियस की जगह यहां पर एक रेडियस है। जब हम आर्क यूज ले रहे थे, दो रेडियस लें, रेडियस इंटू रेडियस, तो आपके पास एरिया यूज लेंगे, तो यहां पर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा का मिनिमम मैक्सिमम मान, जो मिनिमम मान होता है, जो मैक्सिमम मान होता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो आप अगली क्लास में 12th क्लास में सीखोगे, वो अभी मैं लिख देता हूं क्या क्या होती हैं। ये होती है, एक 0 होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है, और ओमेगा बराबर 4 पाई, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब 4 पाई यूज लोगे क्योंकि मैक्सिमम आपको पूरा सर्किल कवर करना है। ये आपको पूरा सर्किल कवर करना है, मैं कवर करके बता देता हूं। ये आपको पूरा सर्किल कवर करना है। सर्किल यानी 3D में जो शेप बनी है, अपन ने क्या बनाई है? स्पेरिकल सेल बनाई है। इसको पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है। तो एंगल कौन सा यूज लेंगे? 4 पाई यूज लेंगे। मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा इससे? 4 पाई एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम यूज लेंगे। तो इसको यूज ले लीजिए। यहां ले लेता हूं मैं इसको यूज। फोर पाई को यूज ले लेता हूं। तो आपके पास जो एंगल बनेगा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? किसका एरिया होता है? स्पेरिकल सेल का। आपके पास जो स्पेरिकल शेप है उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अपने पास आर्क बनी थी, यहाँ पर आपके पास 3D एंगल में एरिया बनेगा। ठीक है,
ये आपके पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अब डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में सीखते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में सीखते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? इसके मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं? इसके मेजरमेंट में हम किसका यूज़ लेते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी का इसके मेजरमेंट में हम यूज़ लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इसका यूज़ लेते हैं। इसका खुद का अस्तित्व नहीं होता है, ये कितनी भी प्रकार से बनाई जा सकती है। फंडामेंटल क्वांटिटी से आप कितनी भी प्रकार की डेराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हो, कितनी भी प्रकार की बना सकते हो। खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतनी बात हम लिख लेते हैं इसकी लैंग्वेज में। क्वांटिटी विच can be measured, can be dependent लिख दीजिए, can depend can be dependent लिख दीजिए, dependent quantity which can be dependent on any other physical quantity like fundamental quantity is known as derived quantity. Quantity which can depend on any other physical quantity like fundamental quantity is known as derived quantity. ये आपके पास derived quantity हो जाएगी। ओके, तो कौन कौन सी होगी? बहुत सी प्रकार की बनाई जा सकती है derived quantity। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होगी? मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ वेलोसिटी। क्या लिखेंगे वेलोसिटी को? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें दोनों अपन यूज लिया हूं, ये एक लेंथ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपके पास भी, दोनों ही आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपके पास मीटर अपॉन सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर अपॉन सेकंड, ये आ जाएगी आपके पास डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं एक्सेलरेशन। इसको ए से डिनोट करेंगे, क्या हो गई? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख दूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
डॉट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिख दूंगा और टाइम डॉट टाइम को टी स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, दो आप नोट कर लीजिए, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की। तो देखोगे फोर्स की बात करने से पहले अपन दो बात की थी, एक तो एक्सीलरेशन की बात की है और एक वेलोसिटी की बात की। तो फोर्स की बात करने से पहले हम न्यूटन के कुछ रूल्स स्टडी कर लेते हैं। क्या था, पहले फोर्स से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की। P बराबर एम वी। P बराबर एम वी आपके पास क्या होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इसका यूनिट लिखूं मैं, SI यूनिट को डिनोट करूं तो kg मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम हो गया। कोई भी आपके पास मास है, आप जैसे इसका कोई मास है और किसी भी वेलोसिटी से चल रही है तो हम उसके मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, उसकी मोमेंटम की बात करते हैं। अगर फोर्स की बात करें तो आपके मोमेंटम में चेंज हो, मोमेंटम में क्या हो, चेंज हो dp अपॉन dt। आपके पास मोमेंटम में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में बार बार टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वहां पर फोर्स क्रिएट होगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर जब तक आप किसी भी फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक आप किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे तो उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा, और जब तक एक्सीलरेशन नहीं आएगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आपके पास ये डस्टर है, ये आपके पास डस्टर है और इस पे मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो ये हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो आपके पास एक्सीलरेशन नहीं आएगा। और कोई भी बॉडी आपके पास मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी, जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो रुकेगी नहीं। ठीक है, भारी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारी फोर्स एक खुद भी लगता है, फ्रिक्शन का भारी फोर्स लगता है जिसके कारण बॉडी रुक जाती है। तो जिस तरीके से भारी फोर्स लगेगा, जब बॉडी रुकेगी तो आपके पास फोर्स भी जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा, जब आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करेगा। सेकंड लॉ आपके पास यही कहता है। और थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। आप किसी भी नाव है, या मान लीजिए आपके पास ये नाव है, तो नाव जो आपके पास इसको डंडे से आगे चला रहे हो, जो ये आपके पास डंडा है जिससे आप नाव को आगे चला रहे हो, तो फोर्स आप एक आगे लगा रहे हो तो पानी आपका फोर्स पीछे लगाएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स लगेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे के बराबर आएगा। माइनस का चिन्ह, जो आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, आपका जो पानी वाटर है वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बी ए मान लीजिए आप डंडे से आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, पानी का जो फोर्स है पीछे की तरफ, बी मान लीजिए पानी का जो फोर्स है पीछे की तरफ लग रहा है। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जो माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है, जो आप फोर्स आगे लगा रहे हो तो आपका वाटर है वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये आपके न्यूटन के 3 नियम हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, P की वैल्यू यहाँ से पुटअप करते हैं। तो आपके पास क्या आएगी, P की वैल्यू पुटअप करने पर d अपॉन dt। P की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू वी। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इसको u मान लीजिए, अपन ने बेसिक में पढ़ा है, इसको v मान लीजिए। तो सबसे पहले बेसिक में क्या पढ़ा था, कोई भी रेस्पेक्ट में अपन d अपॉन dx करेंगे, u इंटू वी करेंगे, तो आपके पास du अपॉन dx और v को खाली छोड़ दीजिए, dv अपॉन dx, u को खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें अप्लाई किया जाए तो dm अपॉन dt, v को खाली छोड़ दीजिए, प्लस dv अपॉन dt और m को खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो m बराबर कांस्टेंट है आपके पास, और इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपके पास 0 होगा। केवल इसी में ही अपन डिजिट बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं, जब भी m को कांस्टेंट लेते हैं। अगर किसी फ्लूइड की बात करते हैं या फिर उसमें बात करते हैं, m कांस्टेंट नहीं होता, m फ्लोइंग होता है, फ्लो होता है। जब कोई भी मास फ्लो होता है तो उसे टाइम के रिस्पेक्ट में वो फ्लो होता है,
तो उसको जीरो नहीं कहते। फ्लूइड मैकेनिक्स में कई बार इसको जीरो नहीं कहते, ठीक है। परंतु डिजिट बॉडी डायनामिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये, उसमें एम आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसको कर दिया है तो इसको आगे सोल्व करते हैं। डी एम अपॉन डी टी आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया, और इसको क्या आ जाएगा, ए एम ए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी फोर्स बराबर एम ए आ जाएगा, फोर्स बराबर एम ए आ जाएगा। तो मैं फोर्स की ऐसा यूनिट लिखता हूँ, क्या होगी, जो फोर्स अपन ने पढ़ा था F बराबर एम ए, तो इसकी यूनिट ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो एम की क्या लिखते हैं, केजी, और ए की क्या लिखते हैं, अपन एक्सीलरेशन की लिख के आए, ए बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम डॉट टाइम, ठीक है। ये लिख के आए हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास मीटर, ये सेकंड स्क्वायर, तो आ जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसने न्यूटन भाई साहब ने इसकी खोज की थी, तो इसको न्यूटन भी लिखते हैं, इसकी यूनिट को क्या लिखते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें डेराइव्ड का क्या लफड़ा है वो देखोगे। ये आपके पास एम ए है, तो केजी ये आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तीनों आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये एक फोर्स क्या होगी, डायराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसी लेसन में, यूनिट एंड डायमेंशन में। थैंक यू। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।